सहारनपुर में दलितों और ठाकरों के बीच हुई हिंसा के बाद एक नाम जो दलित लीडर के रूप में सामने आ रहा है वो है चंद्रशेखर आज़ाद का। एक वकील जो अब पुलिस को वांछित है। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे बात करते हैं। आप एक वकील हैं पर आजकल पुलिस को वांछित है जी। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आपने जो कहा कि मैं पुलिस को वांछित हूं, तो यहाँ इस देश में एक जो व्यवस्था है, अगर आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर वो कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट की हो और आप उसके हक की आवाज़ उठाते हैं, तो तुरंत जो है आप पुलिस की नज़रों में और इस सरकार की नज़रों में, जिस प्रेजेंट टाइम जो सरकार है उसकी नज़रों में आप वांछित हो ही जाते हैं। ये स्वाभाविक है। पहले भी, मुझसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने कभी हक की आवाज़ उठाई हो, तो वो एकदम तुरंत वांछित और नक्सली तुरंत हो सकते हैं। अगर वो मुस्लिम होंगे तो आतंकवादी हो जाएंगे, और अगर वो दलित होंगे तो वो नक्सली हो जाएंगे। ये मेरी खुद की एक वो है जो मैंने स्ट्रेटजी चेक करी कि पहले भी जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनके साथ ये हुआ है। पर इसका क्या सोल्यूशन है? जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक इस केस की कार्रवाई आगे कैसे होगी? एक्चुअली सरेंडर करने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सरेंडर करने के लिए मैंने 21 तारीख जंतर मंतर पे भी कहा था, पुलिस ने उस दिन मुझे अरेस्ट नहीं किया। फिर मैंने मजिस्ट्रेट को दिल्ली में कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो सरेंडर तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो निर्दोष बच्चे जिनको पुलिस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं बाहर हूं तो पुलिस जानती है कि वो बाहर है, तब ये सब चीज़ें हो रही है कि निर्दोष बच्चों को जेल में उठा के डाला जा रहा है और उनको 3rd डिग्री दी जा रही है, और पूछताछ के नाम पे जो है ना एक तरह से जो है लोकतंत्र का हनन हो रहा है, मानव मूल्यों का हनन जो किया जा रहा है। मुझे लग रहा है अगर मैं जल्दी सरेंडर कर दूंगा तो उसके बाद तो पता नहीं क्या होने वाला है कि किस तरह से कितने लोगों को, जैसे 300 लोग अज्ञात में नाम लेके, पता नहीं कितने निर्दोष बच्चों को जो दलित समाज के हैं पुलिस उठा के जेल में डालने वाली है, उन पर गंभीर चार्जेस लगाने वाली है। तो अभी जो बच्चे जेल में हैं निर्दोष, जिन पे जब मतलब वहाँ की पुलिस जो है खुद ही जज बन बैठी है, कहाँ तो न्यायपालिका के भरोसा जो है उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। वो खुद ही तय कर रही है कि कौन आदमी गलत है कौन सही है, और उसको जो जिस तरह की चीजें वहाँ हो रही है, मुझे लगता है कि जैसे उनकी जब तक बच्चों की बेल नहीं हो जाती तब तक मैं सरेंडर नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये वाकया आखिर हुआ क्या था, जरा विस्तार से बताइए। अभी तक जो बातें आई हैं वो आधी अधूरी ही हैं। आखिर ये हिंसा हुई कैसे? हिंसा की 3 घटनाएं हैं। ठीक है। पहली घटना जो है 5 तारीख से शुरुआत होती है, 5 मई में एक गांव है देवबंद विधानसभा में सिमलाना। सिमलाना गांव में राजपूत समाज की तरफ से एक विचार गोष्ठी की जो है परमिशन ली गई थी, और वहीं से उसके पास में एक गांव पड़ता शब्बीरपुर। शब्बीरपुर में एक एससी प्रधान है जो चमार जाति से है। पिछली बार रिजर्व सीट थी तब भी वो प्रधान थे, अब की बार जनरल सीट हुई क्योंकि सामान्य में तो सभी को अधिकार है लड़ने का, तो वो इस बार भी प्रधान है। तो बहुत लोगों की नजरों में जो है वो खटकते हैं। 1 महीने पहले जो है जो व्यवस्था की रही है कि अगर भाई चमार समाज दलित समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पर्टिकुलर उस पर निगाह रखी जाती है किस तरह से इसको नीचे किया जाए। तो जैसे 1 महीने पहले बाबा साहब के जन्मदिन के समय पे अपने ही रविदास मंदिर में, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनके मंदिर में एक चबूतरा बना के प्रशासन अनुमति ली गई कि हम अपने बाबा साहब की जो विश्व रत्न है, पूरे वर्ल्ड के लोग उन्हें जानते हैं, जिनकी वजह से आज ये देश चलता है, कि उनका जो है हम लोग स्टैचू लगाना चाहते हैं। तो वहाँ के शब्बीरपुर गांव के जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इस पे ऐतराज किया और वो स्टैचू नहीं लगा, जबकि ये कोई किसी तरह से कहीं संविधान में या किसी कानून में इस तरह का प्रावधान है ही नहीं कि आप अपनी जगह पे अपने किसी महापुरुष का स्टैचू नहीं लगा सकते, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, वो इतने संविधान के पालन करते कि जब पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया। अब जिस दिन ये घटना हुई है 5 तारीख को, तो सुबह 10 बजे के लगभग कुछ ठाकुर जाति के लोग वहां जाते हैं लड़के, और वर्तमान प्रधान को ये कहते हैं कि आज यहाँ से शोभा यात्रा निकल के जाएगी, जो बीच में आएगा उसको गोली लगेगी। तो जब ये चीजें होती है तो हमारी तरफ से जो प्रधान है वो तुरंत जो है एसडीएम साहब को फोन करके इसकी सूचना देता है कि एसडीएम साहब ऐसे ऐसे कुछ लोग आए और ये कह रहे हैं और ये गलत है और इससे तो विवाद हो जाएगा, आप लोग जो है इसमें कार्रवाई करें। वो धमकी देके गए हैं। तो एसडीएम साहब वहाँ बड़गांव थाना इंचार्ज को भेजते हैं, और जैसे ये बात राजपूत कम्युनिटी के लोगों को पता लगती है कि वहाँ दलित समाज के लोगों ने ऐतराज किया शोभा यात्रा पे, तो वहाँ एक पर्टिकुलर आदमी, तो आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बता रहा हूँ जिस सच्चाई को जो पूरा देश सुनेगा तो पता लग जाएगा कि वास्तविकता में कहाँ से क्या चल रहा है। वहाँ विचार गोष्ठी जो थी उसमें जो मुख्य अतिथि था, उसमें एक मुख्य अतिथि था शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा वही शख्स है जिसने पहले दलित समाज की एक सांसद हुई है फुल्लन देवी, जिसकी हत्या की थी। तो वो वहां से वो जो पूरी बेल्ट है वो लोग उसको जो है ना सम्मानित करते हैं बार बार।
पिछले 1 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 1 साल से वहाँ आता जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, उसको बिरादरी की पगड़ी और इस तरह सम्मान जो है दिया जाता है। अब वो उस दिन वहाँ मौजूद था। वहाँ के खुद के लोगों का जो मैंने टीवी पे बयान भी सुना, वहाँ के जो प्रधान हैं सिमलाना के ठाकुर जाति के, उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ अफवाह आई, उसके बाद यहाँ के जहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने भड़काने का काम किया। तो शेर सिंह राणा ने जो है वो की कि भाई वो दलित इतने सर उठाने लगे, आज उनका इलाज कर देते हैं। तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सुनियोजित था, क्योंकि जैसा गांव में जाने के बाद हम लोगों ने पता किया कि महिलाओं ने बताया कुछ गुब्बारे थे उनके पास, वो जैसे उसे फेंक के मारते तो आग लग जाती थी। तो ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट में 1 घंटे में सब चीजें तैयार हो सकती है। तो वहां से जो टीम आई है जिन्होंने शब्बीरपुर में आके नरसंहार किया है, वो पूरी जो टीम आई है, उन पे ऐसे गुब्बारे थे, उन पे हथियार थे, उन पे बंदूकें थी, उन पे कट्टे थे, उन पे तलवारें थी, और वो जिस भी घर में घुसते थे उस घर में आग लगा देते थे। पहले जो मौके पे मिलता उसको काटते तलवारों से। तो क्योंकि वहाँ आप सब लोग जानते हैं दलित समाज के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सुबह के समय अपने कमाने के लिए जाते हैं खेतों में या फिर मजदूरी करने के लिए, शाम में अपने घर आते हैं। ये घटना 10 बजे के बाद हुई, तो हमारे लोग वहाँ ज्यादा मौजूद नहीं थे, हमारी बहनें और माताएं वहाँ थी, या कुछ बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पे थे। तो जैसे हमारे घरों में घुसते हैं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं, वो वहां से भाग के जान बचाती हैं अपनी। वीडियो में जो बहुत सारे वीडियो फुटेज है, उसमें दिख रहा है कि नंगी तलवारें लेके, कट्टे लेके लोग भाग रहे हैं, आगे लड़के, और आगे आगे उनके हमारे समाज की लड़कियां भाग रही है। तो ये सब चीजें वहां हुई। और इसी बीच एक लड़का जो है सुमित नाम का, जो वहीं एक रसूलपुर टांग गाँव पड़ता है, वो वहां का था, उसकी किसी तरह से उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर एक अफवाह फैलती है कि उन्होंने दलित समाज के लोगों ने एक लड़का जो है ठाकुरों का मार दिया। और उसके बाद जितने भी ठाकुर बाहुल्य वहाँ गांव है वो रोड पे आते हैं। तो जो भी व्यक्ति उन्हें मिलता है ऐसा जिसपे जय भीम लिखा हो या भीम आर्मी लिखा हो, या अपने क्या नाम भगवान वाल्मीकि जो है उनकी तस्वीर लगी हुई हो, या सतगुरु रविदास जी महाराज की तस्वीर लगी हुई हो, या बाबा साहब की फोटो लगी हुई हो, या अशोक चक्र लगा हो, ऐसे जो भी लोग उन्हें मिलते हैं, चाहे वो गाड़ी में बस में हो या मोटरसाइकिल पे हो या कहीं किसी भी चीज में, उनको उतार उतार के पीटा जाता है। और एक गांव पड़ता महेशपुर, वहाँ जो 25 दुकानें शेड्यूल कास्ट के लोगों की थी रोड पे, चमार समाज के लोगों की थी, वाल्मीकि समाज के लोग थी, उनमें भी आग लगा दी जाती है। तो कुल मिला के 5 घंटे जो है ना पूरा नंगा नाच होता है। डीएम एसएसपी पहले 2 घंटे वहां नहीं पहुंचते, लेकिन 3 घंटे वहां मौजूद रहते हैं। डीएम एसएसपी डीआईजी तीनों अधिकारी जो जिले के मालिक हैं, जिनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो लोग वहां हैं तो सुरक्षा जो है इन कमजोर लोग वर्ग के लोगों को मिलती रहेगी, वो वहाँ मौके मौजूद है, उनके सामने सब कुछ हो रहा है। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसा लगा कि पुलिस प्रशासन भी उन्हीं के साथ है। तो जिससे एक लोगों में एक आक्रोश की भावना तो पैदा होगी कि भाई जब प्रशासन ही उनको सपोर्ट कर रहा है, मुख्यमंत्री उनकी जाति का है, तो फिर क्या बचा हमारा। जिस लड़के की मौत हुई उससे दलितों, उसकी मौत से दलितों का कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली ये जो है 5 तारीख की शाम में जब ये सारी घटना हो जाती है, एक एफआईआर दर्ज कराई गई सुमित की फैमिली की तरफ से, जिसमें 7 लोगों के नाम, जिसमें प्रधान जो है उनका भी नाम है 302 में। लेकिन अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें पुष्टि होती है कि पुलिस कहती है एफआईआर में कि लड़के की जो मौत है गोली लगने से भी, पत्थर लगने से भी। लेकिन जब रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम में लिखा है कि उसकी जो डेथ है वो दम घुटने से हुई है, धुएं में दम घुटने हुए से। अब आप समझ सकते हैं जब कोई आग लगाएगा तो हाथ तो उसके भी जलने थे, तो किसी तरह से वो लड़का आग लगाते हुए कहीं घुसा और वो वहीं का वहीं फंस गया, किसी तरह से दम घुटने से उसकी मौत हुई है। वहां हमारे लोग तो थे ही नहीं। तो जब पुलिस को पता लगता, पुलिस और थोड़ी पुलिस परेशान हो जाती है कि एक झूठा मुकदमा लिखा गया है। मैंने भी इसकी कंप्लेन की थी एसएसपी से, मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं 6 तारीख में कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने कहा इसकी जांच चल रही है। मैंने जांच, आपने बिना उसके मुकदमा करके हमारे लोगों को काटा गया, हमारी बहनों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार हुआ, हमारे घर जला देगा, हमारी दुकानें जला देगा, हमारा जो सामान था घर में रखा वो सब चला देगा, और उल्टा हमारे 7 लोगों को 302 में जेल भेज देगा। ये कहाँ का वो है न्याय। तो इसके बाद जो है प्रशासन ने अपनी गलती फील की, लेकिन गलती फील करने का मतलब ये था कि जो अपराधी थे जिन्होंने ये नंगा नाच किया 2,500-3 हजार लोग, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी तरफ से झूठे मुकदमे में तो 7 लोग जेल भेज दे, लेकिन उनकी तरफ से 10 लोगों को सिर्फ पुलिस ने सरकार के दबाव में उठाया, क्योंकि सरकार जो है वो एंटी दलित है वहाँ। अभी भीम आर्मी के कितने मेंबर है और कहाँ कहाँ है स्टेट, किन किन स्टेटों में? अगर मैं बात अभी की करूँ तो अभी तो पूरे वर्ल्ड में भीम आर्मी के मेंबर हैं, जो लोग भीम आर्मी कार्यशैली से प्रभावित होकर भीम आर्मी के साथ हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे हम लोग 7 प्रदेशों में जो है रेगुलेटरी में काम करते हैं, जैसे अपना राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, यूपी है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, और अपना महाराष्ट्र में हम लोग पर्टिकुलरली जा के काम करते हैं। तो अभी तो जहाँ तक मैं मानता हूँ जिस तरह के सपोर्ट जो है भीम आर्मी को मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है भीम आर्मी को, क्योंकि अगर कोई गलत चीज होती तो कोई सपोर्ट नहीं करता, सब लोग विरोध में जाते।
तो अभी तो सपोर्ट के हिसाब से लग रहा है कि भीम आर्मी सही काम करे, लेकिन लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ हैं, लोग भी समझते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो दलितों का उत्थान होगा कैसे? अभी लोग आपको एक दलित लीडर के रूप में देखने लगे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या है कि दलितों का उत्थान भारत में कैसे होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक तो चेंज हम लोगों को करना पड़ेगा कि हमें संविधान को जो है अपना धार्मिक ग्रंथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश संविधान चलता है। अगर हमारे लोग अपने कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार जान जाएंगे तो वो उनको लेना भी सीख जाएंगे। जब तक वो जो है सिर्फ एक एजुकेशन का जो बेस है कि BA MA करना है या LLB करना है, सब तक वहां तक सीमित है, तब तक नहीं चलेगा। उन्हें जो है ना अपनी इच्छाओं को बढ़ाना पड़ेगा और एक जो पर्टिकुलर जो है मुख्य धारा है विकास की, उसमें जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें जो है बिजनेस भी करने पड़ेंगे। भीम आर्मी के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं जो मैं आपके सामने बताना भी चाहूँ तो जैसे हम लोग जो है रोजगार की तरफ भी अपने लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, हम लोग जो है कंपटीशन के लिए भी तैयारी करवाते हैं। दूसरा, हम ये कहते हैं अपने लोगों से कि आप जो है अपने लोगों को थोड़ा सा बढ़ावा भी दीजिए कि उनका रोजगार अगर कर रहे तो उनके पास से सामान कीजिए, जिससे कि जो ना आर्थिक रूप से सशक्त हो। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे हिसाब से संविधान को जब धार्मिक ग्रंथ बना लिया जाएगा, संविधान के रूप से देश चलेगा और हमारे लोग उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है ना ये डेवलपमेंट जरूर हो जाएगा। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। इनका कहना है कि यूपी पुलिस ने दलितों के जो 37 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है, जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाता तब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे और इन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है कि अगर ये सरेंडर करते हैं तो इन्हें इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ इमरान खान, ABP न्यूज़।